फिल्म की शुरुआत होती है और हम मैक्स नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो अपनी कार में बैठकर अपनी मॉम का वेट कर रही है। उसकी मॉम का नाम अमेंडा है जिसने ब्लड पाथ नाम की एक स्लेशर मूवी में काम किया था। थोड़ी देर बाद अमेंडा भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों कार से आगे बढ़ने लगती हैं। चलते चलते उनको काफी रात हो जाती है और मस्ती के बीच में ही उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है और उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट के दौरान मैक्स की मदर अमेंडा बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मैक्स को देख पाते हैं जो अपनी मॉम के साथ हुए उस हादसे को भूल चुकी है और अपने दो दोस्तों गैरटी और क्रिस के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। तभी वहाँ पर उसका एक और फ्रेंड आता है जिसका नाम डंकन है जो सभी लोगों को बताता है कि शहर के थिएटर में एक बार फिर से ब्लड पाथ मूवी की स्क्रीनिंग की जा रही है और डंकन इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। वो सभी लोगों को इस फिल्म को दिखाने के लिए ले जाना चाहता है और ये वही मूवी है जिसके अंदर अमेंडा ने काम किया था। मैक्स उस फिल्म को देखने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है और अपने दोस्तों को मना कर देती है, लेकिन डंकन उसे बताता है कि उस फिल्म में बहुत ज्यादा हॉरर और डरावनी चीजें हैं जो डंकन और उसके दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। वो कहता है कि हमें इस फिल्म को देखने के लिए जाना चाहिए। ना चाहते हुए भी मैक्स उन लोगों को हाँ कह देती है। अब रात होने पर सारे दोस्त थिएटर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें मैक्स की एक बहुत पुरानी फ्रेंड को भी दिखाया जाता है जो दरअसल उन्हीं लोगों के साथ फिल्म देखने के लिए आई हुई है जिसका नाम विकी था। अब सारे लोग थिएटर के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि ब्लड बाथ मूवी उस समय की बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिस कारण ही उसे दोबारा रिलीज किया गया था और हम देख पाते हैं कि उसे देखने के लिए पूरा थिएटर खचाखच भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद मूवी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग मूवी में दिखाए जा रहे डरावने सीन को देखकर एंजॉय करने लगते हैं। उसी थिएटर में हम एक शराबी को देखते हैं जो अपने हाथ में रखी हुई बोतल से शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद वो उस बोतल को वहीं पर फेंक देता है। वो शराब की बोतल लुढ़कते हुए पर्दे की तरफ चली जाती है। इस दौरान उसके अंदर भरी हुई शराब पूरे थिएटर में फैल जाती है और दूसरी ओर हम एक और बंदे को देखते हैं जो सिगरेट पी रहा था। इस दौरान सिगरेट की लो से उस थिएटर के अंदर चारों तरफ आग लग जाती है जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारी अफरा तफरी मच जाती है। मैक्स अपने दोस्तों को बचाने के लिए सभी को इकट्ठा करके थिएटर में चल रही फिल्म के पर्दे के पास आकर एक चाकू से उसे काट देती है और अपने सारे दोस्तों को लेकर उसके अंदर पहुंच जाती है ताकि उसके दोस्त किसी तरह उस आग से बच जाए। पर्दे की दूसरी तरफ पहुंचने पर मैक्स और उसके सभी साथी बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो सभी लोग अपने आप को किसी जंगल के अंदर पाते हैं और उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। थोड़ी देर बाद हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो एक वैन से उन लोगों के पास आते हैं। मैक्स और सभी साथी उन दोनों को देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं क्योंकि वो दोनों लोग जो वैन से उनके पास आए थे वो वही कैरेक्टर थे जो ब्लड पाथ मूवी में दिखाए जा रहे थे। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो दोनों कैरेक्टर उस वैन से वहाँ पर बार बार गुजरते हैं। इसके बाद डंकन सभी लोगों को बताता है कि दरअसल वो लोग उस फिल्म के अंदर आ चुके हैं और ये 1980 का समय है जिस दौरान इस फिल्म को शूट किया गया था। डंकन उन्हें बताता है कि हम लोग इस मूवी से बाहर तभी निकल पाएंगे जब ये मूवी अपना रन टाइम पूरा कर लेगी। उन सभी लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है और वो इस चीज को मान लेते हैं कि वो लोग सच में 90s के टाइम पर पहुंच गए हैं और ये सच में ही एक फिल्म चल रही है। और थोड़ी ही देर बाद वो सारे दोस्त उन दोनों के साथ उनकी वैन में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मैक्स उसी वैन के अंदर अपनी मॉम अमेंडा को भी देखती है जो दरअसल यंग दिख रही थी क्योंकि जब वो इस फिल्म को शूट कर रही थी तो वो जवान थी। मैक्स अमेंडा को देखकर इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक घर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर अमेंडा मैक्स और उसके साथियों को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। डंकन और उसके सारे साथी समझ जाते हैं कि आगे वो लोग क्या करेंगे क्योंकि उन सभी ने इस मूवी को कई बार देखा था और इस मूवी के हर सीन उन्हें याद थे और उन्हें ये भी पता था कि इस फिल्म में एक सीरियल किलर हुआ करता था जो दरअसल इकट्ठा हुए लोगों को खत्म किया करता था। इस बात की जानकारी होते हुए भी मैक्स और उसके साथियों को कुछ भी अजीब नहीं लगता और वो पार्टी में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग उस जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं जहाँ पर उन्हें मूवी के 2 कैरेक्टर नजर आते हैं जो जंगल में ही इंटीमेट हो रहे थे। तभी वहाँ पर वही सीरियल किलर आता है जो अपने हाथ में रखे हुए हथियार से उन दोनों को वहीं पर खत्म कर देता है। डंकन ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सीरियल किलर के साथ पिक्चर लेने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग तो इस मूवी के कैरेक्टर नहीं है तो इस कारण वो सीरियल किलर उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तभी वो सीरियल किलर अपने पास रखे उस हथियार से डंकन को भी खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से उसी घर की तरफ भाग जाते हैं जहाँ मैक्स सभी लोगों को बताती है कि हम लोगों को एक दूसरे से अलग रहना होगा नहीं तो वो सीरियल किलर उन लोगों को भी खत्म कर देगा जैसा कि वो अक्सर किया करता है। इसके बाद हमें एक पोला नाम की लड़की को देखते हैं जो उसी घर के पास आई हुई है जो दरअसल ब्लड पाथ मूवी की बची हुई अकेली सर्वाइवर थी। जब मैक्स और उसके साथी फिल्म के उन कैरेक्टर से उस सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी उन सारे लोगों को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो लोग देख पाते हैं कि वो सारे लोग पुराने समय में पहुंच चुके हैं जहां पर
वो कुछ बच्चों को देखते हैं जो किसी समर वेकेशन मनाने के लिए कंट्री साइड एरिया में आए हुए हैं। उन्हीं के बीच एक डरा हुआ सा विली नाम का बच्चा होता है जिसे वो सारे लोग मिलकर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और इस दौरान वो उसके ऊपर कुछ पटाखे भी फेंक देते हैं जिस कारण विली का पूरा चेहरा खराब हो जाता है। इसके बाद वो बच्चा अपने लिए एक मास्क बनाता है ताकि वो आग से झुलस चुके अपने भयानक चेहरे को लोगों से छिपा सके और मास्क लगाकर वो उन सारे बच्चों से बदला लेता है जिन्होंने उसकी ये हालत की थी। वो अपने हाथ में एक हथियार लिए उन सारे बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देता है और ये सब चीजें होती हुई मैक्स और उसके सारे साथी देख रहे होते हैं। इस दौरान गैरेटी पर उन्हीं मारे गए बच्चों का खून आकर गिरता है और वो लोग वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि गैरेटी के चेहरे पर वही खून लगा हुआ है जो फ्लैशबैक में उन बच्चों की बॉडी से निकलकर उसके चेहरे पर लगा था। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि शायद वो विली नाम का लड़का ही वो सीरियल किलर है जो उसी तरह से लोगों को फिल्म में खत्म कर रहा है। सारे लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और हम उन दो कैरेक्टर को देख पाते हैं जो सबसे पहले मैक्स और उसके साथियों को इस जंगल में मिले थे, जो अपनी वैन लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी की स्पीड तेज होने के कारण उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है जिस कारण वैन में बैठा हुआ मेल कैरेक्टर गाड़ी से निकलकर दूर जा गिरता है और उसका पूरा शरीर बुरी तरह से बैंड हो जाता है जिस कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और फीमेल कैरेक्टर भी अब वहाँ पर मारी जाती है। ये सब देखने के बाद मैक्स और उसके सभी साथी फिल्म के सारे कैरेक्टर को बताते हैं कि वो लोग इस मूवी में फ्यूचर से आए हैं। वो सभी बताते हैं कि किस तरह से वो लोग उन लोगों की इस मूवी का हिस्सा बने हैं और उसके सारे साथी कैरेक्टर भी इस बात को मान लेते हैं क्योंकि उन लोगों को भी लगता था कि मैक्स और उसके सभी साथी इस समय के बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। इसके बाद हम क्रिस को देख पाते हैं जो उस विली नाम के किलर को पकड़ने के लिए सारे लोगों को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो बताता है कि हमें किसी तरह से उस किलर को इस घर में बुलाना होगा और हम इस दौरान पूरे घर में ट्रैप लगा देंगे जिससे वो हमारे ट्रैप में फंस जाएगा और हम उसे आसानी से खत्म कर देंगे और इस तरह से हम लोग इस मूवी से बाहर भी निकल सकते हैं। सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं और क्रिस के बताए मुताबिक उस घर में ट्रैप लगाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग विली को वहाँ पर बुलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और वो इस घर में प्रिंटेड यानी कि दिखावा करते हैं कि इस घर में किसी तरह की पार्टी हो रही है और एक लड़की उस किलर को बुलाने के लिए वहाँ पर डांस करने लगती है। तभी उस लड़की को घर के बाहर वही किलर नजर आता है जो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर वो लड़की बुरी तरह से डर जाती है और उन्हीं लोगों के बिछाए गए ट्रैप में जाकर फंस जाती है और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं लेकिन वो प्लान बी के लिए भी रेडी हो जाते हैं। क्रिस दरवाजे को बंद कर देता है और गैरेटी सीढ़ियों पर खड़ी होकर एक रस्सी को काट देती है जिससे एक बहुत बड़ी लकड़ी बंधी हुई थी। जैसे ही किलर दरवाजा खोलता है वो लकड़ी उसकी बॉडी पर आ लगती है और वो दरवाजे की तरफ जा गिरता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगता है कि उन लोगों ने मिलकर उस खूंखार किलर को खत्म कर दिया है और अब वो सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। लेकिन वो किलर अभी मरा नहीं था। वो एक बार फिर से खड़ा होता है और मूवी के एक और कैरेक्टर को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल वो लोग इसलिए भाग रहे थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे रूम में उस किलर के लिए एक दूसरा ट्रैप लगा कर रखा हुआ था। मैक्स और उसके साथी उस किलर को कुछ एरो की मदद से उनमें आग लगाकर उस किलर की बॉडी पर मारते हैं लेकिन इसका असर उसकी बॉडी पर बिल्कुल नहीं होता है। वो किलर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरे रूम में आ जाता है जहाँ पर गैरेटी और विकी अपने अगले हमले के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। वो छत पर बनी हुई पेट्रोल की बाल्टी को उस किलर के ऊपर गिराकर जलाने की कोशिश करती है और उस कमरे में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से गैरेटी और विकी भी उस ब्लास्ट में मारी जाती है। क्रिस, अमेंडा और मैक्स अपनी जान बचाकर किसी तरह उस घर से बाहर निकलते हैं लेकिन हम उसी किलर को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था और उसकी बॉडी पूरी तरह से जल रही थी लेकिन वो पूरी तरह से एक्टिव था और वो उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वो किलर भी उन लोगों का पीछा करता है और क्रिस को पकड़कर घायल कर देता है और अमेंडा को अपने साथ ले जाता है। मैक्स घायल क्रिस को लेकर चर्च में जाकर छोड़ देती है और अपनी मॉम को बचाने के लिए उस किलर के पीछे जाती है। जंगल में आगे बढ़ते हुए वो एक झोंपड़े के पास पहुँचती है जहाँ पर उसकी मॉम अमेंडा उसे मिल जाती है जिसे उस किलर ने बांध कर रखा हुआ था। तभी वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है जो मैक्स को बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर अमेंडा को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो किसी तरह से उस किलर का सामना करती है और उसे घायल करके वो मैक्स को लेकर उसी चर्च में वापस लौट आती है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि घायल होने की वजह से क्रिस भी मारा गया है। इसके बाद अमेंडा मैक्स को बचाने के लिए उस किलर को खत्म करने के लिए अकेले ही उसके पास जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जिस तरह से इस मूवी का एंड हुआ था उसी तरह से इस कहानी का भी एंड होगा क्योंकि फिल्म में सिर्फ एक ही सर्वाइवर लड़की बची हुई थी और अमेंडा को लगता है कि वो लड़की मैक्स होनी चाहिए। तो वो अपनी परवाह ना करते हुए उस किलर के सामने पहुंच जाती है जहाँ पर वो किलर उसे बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देता है और अब मैक्स उस किलर को खत्म करने के लिए अपने हाथ में हथियार लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और
और उस किलर का सर धड़ से अलग कर देती है और किलर को एक ही झटके में खत्म कर देती है। इसके बाद हमें उन सभी दोस्तों को दिखाया जाता है जो किसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमें पता चलता है कि उसके सभी दोस्त भी अब जिंदा हो चुके हैं और हॉस्पिटल में मौजूद उनकी बॉडी पर हमें उसी तरह के घाव देखने को मिलते हैं जिस तरह के घाव उस सीरियल किलर ने उनको दिए थे। हालांकि वो सभी लोग बिल्कुल ठीक थे और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं थी बल्कि ये पूरी तरह से सच था। मैक्स और उसके सभी साथी उस फिल्म में एक्चुअल में पहुंच चुके थे जहाँ पर उनका सामना उसी सीरियल किलर से हुआ था जिसने ब्लड बाथ मूवी में बहुत खून खराबा किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।